ओके जी, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंटेंट था ना, अगर आप गुप्ता कपूर वाली बुक फॉलो करोगे तो ये जो अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी, अगर मतलब जो लोग बुक फॉलो करते हैं, और बुक फॉलो करने से नुकसान भी नहीं, थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू ले सकते हो। और बुक में थोड़े इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम होते हैं तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। हालांकि मैंने करा दिया, बट हाँ, वो डिवीज़न एक बुक से हो जाएगा। और स्टिल कुछ दिक्कत रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ना, तो इसमें जो इसका कंटेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, इसका पूरा सिलेबस। तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये वाला पार्ट इस बुक में चैप्टर नंबर 10 है। और इससे पहले जो ये था, दैट वाज चैप्टर नंबर 2, है ना। तो इसमें जो गुप्ता कपूर वाली बुक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये जो गुप्ता एंड कपूर है। सो तो इसमें एक तो चैप्टर 2 है और एक चैप्टर 10 है। तो जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है वो चैप्टर 2 में है, ठीक है। और अभी आज जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 10 में है। तो मतलब चैप्टर 10 में क्या है, तो इससे आपको पता चल रहा है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। यू कैन गो थ्रू बुक, इसके एग्जाम्पल्स करो, एक्सरसाइजेस करो, उसके बाद डीपीपी कर सकते हो, है ना। तो क्योंकि बुक क्या है ना, चीज़ों को बहुत डिटेल में लिखती है और चीज़ें एलिब्रेट करते हैं, तो यू कैन गो थ्रू दिस, है ना। और ये बुक ऑलमोस्ट सबके पास होगा, ये स्टैट्स वाले जो बच्चे होंगे उनका। तो सो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है ना, ये मेरे पास 11th एडिशन आपके पास है। चैप्टर 10 का जो नाम है वो है कोरिलेशन चैप्टर का ही नाम है, ठीक है ना। तो ये तो इसका नाम ही था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, और इस चैप्टर का नाम है कोरिलेशन, ठीक है। तो इससे आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो कीजिए, और डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आगे कराता हूँ इसमें। तो अभी हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, सो विल डिस्कस दिस पार्ट, बाईवेरिएट डेटा। सो बाईवेरिएट डेटा कैसा होगा, तो तो ये आपके पास ऐसा है, x1 y1, है ना, x2 y2, सो ऑन xn y n, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक सिंपल बाईवेरिएट डेटा है जहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए कुछ भी आप जैसे पॉइंट लिया, मान लो ना x, y, ऐसा भी कर सकते हो, तो बाई वेरिएट रहेगा। मान लो 1 2 2 3 3 4 4 5, है ना, ऐसे ऐसे लिखने के लिख रहा हूँ। 5, मान लो 5 हो गया, है ना। 6 7 हो गया, ठीक है। 8 है। तो मतलब XY जस्ट ऐसे एक एग्जांपल बना रहा हूँ पॉइंट। अब ऐसे भी लिख सकते हो यार, 1 2 2 3, या ऐसे बना सकते हैं, बात वही है। तो 8 9 हो गया, मान लो, है ना। 10 11 है फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं ऐसे ही। तो ये एक बाईवेरिएट डेटा, या मैं ऐसा लिखता हूँ, दैट इज पॉइंट है 1 2 2 3 4 5 5, जैसे 5 5 ले लिया ना हमने। तो 5 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये बाईवेरिएट एक डेटा है, जैसे ना, जैसे आप सिंगल रैंडम वेरिएबल में सैंपल साइज x1 x2 xn है, तो वैसे ही बाईवेरिएट में आपका है x1 x2 y1 y2, है ना, सॉरी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो आपके पास पॉइंट्स होंगे। अब इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो, एक स्कैटर डायग्राम होता है। मेनली स्कैटर डायग्राम क्या पता चलता है कि x और y के बीच क्या रिलेशन है, कि वो कैसा आपको एक पैटर्न रफली दिखेगा आपको, है ना। तो उससे क्या है कि आप कोई कर्व फिट करना हो तो यू विल हैव आइडिया कि ओके। तो पहले स्केटर डायग्राम बना के आपको एक कर्व का आइडिया मिल जाता है, कौन से कर्व इस पे फिट होगा, एंड उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, जो कि अब डेटा एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा। तो हम लोग चूंकि डेटा एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें तो बस मैथमेटिकली पढ़ना है ना, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स नाम है ना पेपर का। सो वी हैव टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकली। तो हम लोग बहुत एप्लीकेशन में और डेटा एनालिसिस में नहीं जाएंगे, मैथमेटिकली देखते हैं। तो मेनली इसमें क्या होता है, जैसे इसी को मैं ड्रॉ करूं, तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है, जैसे, है ना, ये जो टर्म है स्कैटर डायग्राम, तो इसको अगर जस्ट आप डिफाइन करना चाहो, लिखना चाहो, तो ये लोग लिखते हैं। पहले तो इन्होंने कोरिलेशन पूरा पढ़ाया है और डिस्कस करेंगे। सो स्कैटर डायग्राम, इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ द
diagramming representation of bivariate data. For the bivariate distribution, this वही है, the value of x is plotted on x-axis, y on y-axis. The diagram plotted so obtained is x diagram. कुछ ही मतलब ये है, जैसे सिंपली आप एक्स वाई प्लेन लो, इसमें कुछ पॉइंट को, जो भी पॉइंट्स आपके, जैसे मान लीजिए ये हो गया x1 कॉमा y1, ऐसा हो गया, कहीं होगा x2 कॉमा y2, कहीं भी हो सकता है ना, इधर हो सकता है x3 कॉमा y3. सो जस्ट रिप्रेजेंट पॉइंट्स जैसे भी हैं उसके अकॉर्डिंग, जहाँ भी आपको पॉइंट मिल रहा है यू जस्ट रिप्रेजेंट. ये इसका नाम स्कैटर डायग्राम है, ठीक है ना. सो जस्ट आप ड्रॉ करते हो कि, मैं जैसे कह रहा हूँ, लोकेट पॉइंट्स एक्स आई कॉमा वाई आई ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना. सो डायग्राम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम. ये है. जैसे अगर इसी को हम ड्रॉ करते, फॉर एग्जांपल, अगर हम ये जो डेटा हमने ले रखा, अगर इसको हम रफली ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कर सकते ना, सिंपल. x1 है, y2 है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रफली ऐसा ले लो. फिर ऐसे ही इधर आप जाओगे तो ये मैं रफ रफ स्केच कर रहा हूँ. तो वैसा होगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा है. जैसे इसको ड्रॉ करें तो 1 x1 है तो y2 है, तो यहाँ हो गया पॉइंट. नेक्स्ट x2 है तो y3 है, तो ये यहाँ हो गया. x3 है तो y4 होगा, है ना, मैंने 4 लिया है मतलब. सो ये रफली यहाँ है, वो तो है ना, एक लाइन पे होगा, बट चूंकि स्केल थोड़ा इक्वल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है. सो 3 4 है, जैसे 4 5 है तो 4 5 ऐसा रफली यहाँ ले लो, है ना. फिर 5 के बाद 5 ही है तो 5 2 5 ये आ जाएगा. 6 7 तो इधर ले लो अराउंड, है ना. तो ये स्कैटर डायग्राम उस डेटा का, ठीक है ना. देन 7 के बाद हमने, अच्छा 7 लिया नहीं मैंने, तो 8 9 ले लिया सीधा. अच्छा यहाँ पे तो हाँ 8 9, तो 8 8 9 रफली यहाँ पे है. एंड देन 10 11, तो इधर मान लो, है ना, यहाँ पे 11 ले लो रफली, था ना. तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल रहा होगा जो ड्रॉ किया. सो यू गेट आइडिया, ओके. सो मतलब ये जो ग्राफ है ये लीनियरली रिलेटेड है. तो एक्स एंड वाई आर रिलेटेड लीनियरली, यहाँ ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है ना. तो उस तरीके से है कि दे आर रिलेटेड एक्चुअली लीनियरली, तो इसमें जो लीनियर रिलेशनशिप है इसके अंदर, ये मतलब है, ठीक है. सो ओके, तो दिस स्कैटर डायग्राम बाइवेरिएट डेटा, और इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के थ्रू एक्स वाई प्लेन पे. सो दैट इज अ स्कैटर डायग्राम. ओके, सो आगे क्या और चीज़ें डिस्कस करना. बाइवेरिएट डेटा, स्कैटर डायग्राम, ये कोवेरिएंस क्या है, फिर सिंपल पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, देन स्पीयरमैन रैंक. तो ये सब डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है. तो आज हमारा थ्योरी खत्म हो जाएगा. फिर कुछ प्रॉब्लम सीट में अभी भेजूंगा ग्रुप में, आप वो ट्राई करना, कल उसको डिस्कस करेंगे. एंड देन परसों से फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, अगर डाउट नहीं रहा तो. डाउट होगा तो डाउट, नहीं तो फिर अगला टॉपिक होगा, ठीक है. सो हमें ये भी देखना है कि हमें सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, सो दैट यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट. सो हम कोशिश करेंगे कि लाइक नेक्स्ट 4 मंथ में सिलेबस हो जाए. हो जाएगा वो, है ना. अभी 1 1 घंटे क्लास हो रही है, अभी कल मैं 1.5 घंटे की रखूंगा, तो आगे 2 घंटे की हो जाएगी. तभी थोड़ा मैं वेट स्लो करा. इस महीने जुलाई से 2 2 घंटे की क्लास होगी आपकी, 2 आवर्स डेली क्लास होगी, तो जल्दी सिलेबस हो जाएगा. ओके, तो ये क्या है, कोवेरिएंस क्या होता है. तो जैसे आपके पास बाईवेरिएट डेटा है, कोवेरिएंस निकालना है. सो फॉर अ बाईवेरिएट डेटा,
सो वी हैव टू डिफाइन कोवेरिएंस। तो हम लोग वेरिएंस ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, सो कोवेरिएंस डिफाइन करना है। सो फॉर अ बाईवेरिएट डेटा, जैसे लिखा हमने x1 y1 x2 y2 एंड xn yn, ये हमें बाईवेरिएट डेटा एक दे दिया। अब हमें इसको क्या करना है, इसका कोवेरिएंस निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। तो हमें x y के बीच कोवेरिएंस फाइंड करने हैं। तो शॉर्ट में इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, है ना। ध्यान में एक और कोवेरिएंस था, अच्छा वहाँ मैं सी वहाँ लिख दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो अलग है, कोवेरिएंस अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग है, कोवेरिएंस अलग है। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला है, यही चीज़ हम रैंडम वेरिएबल में डिस्कस करेंगे, बट अभी मुझे इसके लिए डिफाइन करना है। तो इसके लिए डिफाइन करना दिया होगा 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, आई फ्रॉम 1 to n। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, समेसन खोलो, सो द सेम थिंग विल बी इक्वल टू, सो यही कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू 1/n समेसन एक्स आई इंटू वाई आई फ्रॉम 1 to n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, एंड यू ऑलरेडी नो एक्स बार एंड वाई बार, है ना। सो वेयर जो एक्स बार है वो 1/n समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, एंड वाई बार जो होगा 1/n समेसन वाई आई फ्रॉम 1 to n। तो ये आपका फॉर्मूला है एक्स बार एंड वाई बार का। सिमिलरली अगर हम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड एक्स निकालते, मान लो मैं इसी में लिख देता हूँ कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड एक्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्या होगा। तो एक्स एंड एक्स का मतलब है मेरा कि एक्स डेटा एंड वाई डेटा के बीच हम कोवेरिएंस ढूंढ रहे हैं। सो अभी मैं एक्स और एक्स के बीच कोवेरिएंस ढूंढूंगा तो क्या होगा, तो जहां जहां वाई है वाई विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स, मैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स एक्स कह रहा हूँ ना, तो वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सो दैट विल बी 1/n। अगर मैं इसमें लिखूंगा तो ये आ जाएगा समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, है ना। या इसको लिख सकते हैं आप 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो मतलब आपको यहाँ से रियलाइज होगा ओके ये तो वेरिएंस ही आ गया। सो यस, है ना, सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि कोवेरिएंस बिटवीन सेम वेरिएबल विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। तो ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला है। सो मेनली अभी हम डिफाइन कर रहे थे, ये फॉर्मूला है ना, दिस इज फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल, सॉरी नॉट रैंडम वेरिएबल, बाईवेरिएट डेटा, ठीक है। ओके, फिर ऐसे ही आएगा कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या होगा, है ना। सो समटाइम्स पीपल आल्सो डिनोटेड बाय एस एक्स वाई, इस तरह से, है ना। वेरिएंस एक्स है ना, तो एस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या एस एक्स एक्स बाईवेरिएट डेटा में। सो दिस वी कैन फॉलो दिस नोटेशन। अच्छा बाईवेरिएट तो नहीं, सिंगल यूनिवेरिएट की यहाँ तो वेरिएंस तो उसके लिए है। तो पहले हमने सिग्मा स्क्वायर डिफाइन किया था ना, सो दिस कैन बी रिटन एज एस एक्स एक्स। सो नहीं, लेकिन एस एक्स में वो 1/n नहीं आएगा, ओके 1 मिनट, एस एक्स एक्स बाई एन हो जाएगा। तो यहाँ एस एक्स वाई का मतलब अभी ये नोटेशन नहीं लेंगे, रहने दो, ठीक है। ओके, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। तो अभी मैंने बस डिस्कस किया बाईवेरिएट डेटा क्या है, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, तो ड्रॉ करेंगे। एंड नेक्स्ट है आपके पास कि कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। अभी डिफाइन करते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में जैसे सिंपल कोरिलेशन है, तभी सिंपल कोरिलेशन मतलब बाईवेरिएट डेटा होगा आपके पास, सिंपल कोरिलेशन, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपके पास जस्ट डेटा है x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन xn yn, ऐसा है, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 xn yn, तो इसके बीच अगर हम बात करें सिंपल कोरिलेशन क्या होगा, है ना। तो सिंपल कोरिलेशन मतलब जस्ट ओनली कोरिलेशन लिखा हुआ है, तो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज कोरिलेशन मीन सिंपल कोरिलेशन, ये है। तो अगर हम सिर्फ कोरिलेशन भी लिखते हैं तो उसका मतलब सिंपल कोरिलेशन ही होगा।
सो कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई, तो वैसे तो आप जानते होंगे ये रैंडम वेरिएबल में ही फॉर्मूला है, एंड रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। तो यहाँ आपने देखा ही है वेरिएंस एक्स क्या है, ये क्वांटिटी है, वेरिएंस वाई में एक्स की जगह वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो 1/n ये जो था समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार आई फ्रॉम 1 to n अपॉन, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 1/n समेसन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, है ना, तो ये तो मैं जस्ट डिराइव कर रहा हूँ, तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई का जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार आई फ्रॉम 1 to n अपॉन स्क्वायर रूट, ठीक है ना, तो n तो कैंसिल हो जाएगा, तो समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड समेसन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सो जो नोटेशन की मैं बात कर रहा था, इसको ओपन भी कर सकते हैं आप, इफ यू ओपन दिस, तो वही बात है, तो आप जानते हो इसको ओपन करके हम ऐसा लिख सकते हैं इफ यू नीड, ठीक है, तो नहीं लिखता हूँ, तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एस एक्स वाई हम इसको बोलते हैं, और रूट अंडर ये हो जाएगा एस एक्स एक्स एस वाई वाई। तो अब एस एक्स एक्स का मतलब ये अगर नोटेशन मैं यूज करता हूँ, तो एस एक्स वाई मतलब दिस, दिस इज एस एक्स एक्स सम, है ना, सम ऑफ एक्स एक्स एंड एस वाई वाई, वैसा। सो अभी हमने लिखा जस्ट को सिंपल कोरिलेशन, तो आपके पास पेयर्ड डेटा होगा तो उसमें सिंपल कोरिलेशन निकालना आसान है, ये सब आप जानते भी होंगे ऑलरेडी। अच्छा, कोरिलेशन रेंज क्या होता है, तो कोरिलेशन का जो रेंज है दैट इज जो हमने लिखा है कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई दैट विल बी बिटवीन -1 and 1, है ना, ये एक थ्योरम है सिंपल। सो तो इससे ये भी समझ आता है कि जो कोवेरिएंस है, और रूट अंडर लिखते हैं हम लोग वेरिएंस, सो वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई ये -1 और 1 के बीच है, और इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं सो यू कैन हैव रेंज ऑफ कोवेरिएंस, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का रेंज क्या होगा, सो दैट विल बी माइनस ऑफ रूट अंडर वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इस पे बेस्ड पूछ लेंगे, या हो सकता है यही डायरेक्टली ऑप्शन हो। सो रेंज ऑफ कोवेरिएंस क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है, सो कोवेरिएंस कैन नॉट एक्सीड दिस, ये आ जाएगा। अब ये मल्टीपल कोरिलेशन की जरूरत कब पड़ती है, जैसे आप देखिए यहाँ पे सिंपल तो ठीक है, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन आपको सिर्फ 3 वेरिएबल के लिए पढ़ना है। सो व्हाट इज अ पार्शियल कोरिलेशन, व्हाट इज मल्टीपल कोरिलेशन, ये भी फॉर्मूला है सिंपली। सो ये 3 वेरिएबल में मेनली बात करेंगे, सो वी हैव अ ट्राई वेरिएट डेटा, है ना। सो सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड, जी बिकॉज जी, सो डन सर। ओके, तो देखिए जैसे ट्राई वेरिएट डेटा है आपके पास, है ना, तो ये कुछ ऐसा होगा x1 y1 z1, है ना, and so on xn yn zn, so you have a 3 वेरिएबल डेटा x y z आपके पास वेरिएबल है। तो इसमें अब क्या आता है, इसमें आपको डिफाइन करना होता है जैसे पार्शियल कोरिलेशन, सो पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, सो x एंड y तो x i y i, है ना, वी हैव अ डेटा x y z, तो x के करस्पॉन्डिंग पॉइंट है x1 to xn, सो पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, एंड
इसमें ऐसा बोल सकते हैं कीपिंग z फिक्स्ड और कांस्टेंट, है ना, मान लीजिए ऐसा करते हैं, या z से कोई इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करते हैं। सो 1 मिनट। जैसे 1 मिनट इस पे आता हूँ, और प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहें तो बहुत सारे कोवेरियंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इसको ऐसा करता हूँ 1 2 3 ऐसे। जैसे फोर्थ में क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स। ठीक है, सो कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स रहेगा। जैसे कई बार कोवेरियंस ऑफ, मान लीजिए डेटा को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जैसे ए एक्स कॉमा बी वाई है, सो ए बी बाहर हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई रहेगा। एंड सिक्स्थ में जैसे कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस ए कॉमा वाई, सो दैट विल बी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करने से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने से ये बाहर आता है। सो लाइक कोवेरियंस है ना एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ये भी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई रहेगा। या मैं लिखूं ऐसा कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी, दैट विल बी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओनली। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हो गया है ना। इसको और जनरलाइज करें तो जैसे ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, तो ये होगा ए सी टाइम कोवेरियंस, अच्छा सी वाई प्लस डी कर दो, तो x कॉमा वाई ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो ए सी इंटू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई। ठीक है जी, सो नाउ ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कोवेरियंस के। और बाकी आपने देखा ही है कि कोवेरियंस सेम वेरिएबल का एक्स एक्स का वेरिएंस हो जाएगा, है ना। सो दिस यू नो ऑलरेडी। ओके, ये तो कोवेरियंस का लिख रहा था ना। अच्छा, कोरिलेशन, अगर हम कोरिलेशन को ट्रांसफॉर्म करें तो क्या चेंज आएगा। जैसे जस्ट एक बेसिक सा थ्योरम लिख रहा हूँ कि लेट एक्स है आपके पास और u है ना, तो इस तरह कुछ प्रॉपर्टीज हैं। u इज x माइनस ए अपॉन बी एंड v इज so y माइनस c अपॉन डी। देन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोवेरियंस बिटवीन u v, किसके इक्वल होगा, एंड दूसरा कोरिलेशन बिटवीन u v। मतलब एक्चुअली ये है कि वी हैव टू फाइंड कोवेरियंस ऑफ u v इन टर्म्स ऑफ कोवेरियंस ऑफ x y। कोरिलेशन ऑफ u v वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई। तो क्या रिलेशन आएगा। तो ये तो जैसे सिंपली हमने भी जैसे बताया कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ता है, तो ए सी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी डी से फर्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 मिनट, कहाँ बैठा हुआ है भाई। सो 1 अपॉन बी डी टाइम कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, है ना। तो यहाँ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल कह सकते हैं ना, या चेंज ऑफ लोकेशन और स्केल। तो ये है कोरिलेशन में क्या होगा। तो कोवेरियंस अपन वेरियंस, वेरियंस में रूट नीचे रूट आता है, और रूट से बाहर जब कोई नंबर आता है मॉड बन के आता है। तो यहाँ पे जो आएगा
ऐसा बन के आएगा, क्योंकि जब आप कोरिलेशन लेंगे तो इसका वेरिएंस लेना होगा। वेरिएंस है बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप ये जानते होंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है इज नॉट एक्स, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली मॉड एक्स। सो एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स। हाँ, जैसे पॉजिटिव है तभी आप एक्स बोल सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट एक्स। सो यहाँ पे इसीलिए यहाँ मॉड लगा है, बिकॉज ऑफ दिस। वो स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट में जाके ये मॉड लग जाएगा। एंड दिस टाइम कोरिलेशन बिटवीन, ये प्रूफ करना बहुत आसान है ना। क्या करेंगे, कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो उससे आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सर वहाँ पे कोवेरिएंस आएगा ना, राइट कहाँ, हैंड साइड पे। नहीं कोरिलेशन, क्योंकि वी आर राइटिंग कोरिलेशन ना, कोरिलेशन, तो यहाँ भी कोरिलेशन, क्योंकि बाद में कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस का रूट तो सिंप्लीफाई होकर कोरिलेशन में आ जाएगा। तो कोरिलेशन इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ये बस प्रॉपर्टी था। और यहाँ पे ये है कि ये कहना चाह रहा है पार्शियल कोरिलेशन रिएक्शन बाई रिमूविंग जो कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल जो कि z। तो इसका नोटेशन आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, है ना। सो इसका जो नोटेशन है, दिस इज, जैसे यहाँ लिख रहा था ना, थोड़ा नोटेशन में लिख देता हूँ। तो जैसे ये जो था ना, इसको हम लिखते नोटेशन में RUV, ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं। मतलब लेट्स से था ना कोरिलेशन, तो जनरली आप चाहो तो इसको डिनोट कर सकते हो R से या रो से। सो RXY, है ना, वी कैन राइट लाइक दिस। सो ये RXY हो जाएगा, दिस इज RXY। सो कोरिलेशन बिटवीन XY को भी R से डिनोट करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ RXY इज द कोरिलेशन बिटवीन XY, दिस नोटेशन वी आर टेकिंग। हाँ, तो यहाँ पे ये होगा RXY.Z, तो ये एक नोटेशन है। RXY.Z इज अ नोटेशन फॉर पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन X एंड Y रिमूविंग इफेक्ट ऑफ Z, है ना। सो इसका जो फॉर्मूला है दैट विल बी, सिंपल इसका फॉर्मूला है एक। सो यहाँ होगा RXY माइनस RXZ इंटू RYZ। और इनफैक्ट ये जो लिख रहे हैं ना हम लोग, तो को रिलेशन भी तो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इन द सेंस एक्स वाई का को रिलेशन या को रिलेशन बिटवीन वाई एक्स सेम ही रहेगा। तो मतलब RXY लिखो या RYX लिखो, दे आर सेम एक्चुअली। ठीक है, तो सो RXY माइनस, है ना, RXZ RYZ अपॉन, फॉर्मूला है रूट अंडर 1 माइनस RXZ स्क्वायर। सो R इज कोरिलेशन, ठीक है, R ऑफ YZ होल स्क्वायर, ये चीज़ है। ठीक है, एंड बाकी यू कैन राइट अदर वे, XZ.Y या XY.Z लिखा ना जैसे, या YZ.X सिमिलरली लिख लेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, वेयर ये जो RXY है सिंपल कोरिलेशन, तो ये आपको गिवन होगा या निकालना पड़ेगा। कोई डेटा देता है तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ेगा बिटवीन X एंड Y, है ना। तो वैसा है, तो कोई अगर डेटा आपको दे दिया बाई वेरिएट डेटा, तो उसमें सिंपल कोरिलेशन आप निकाल सकते हैं। या ट्राई वेरिएट भी है तो बस दो को कंसीडर करके आप, मतलब जो सिंपल कोरिलेशन है वो पेयर डेटा में ही निकलेगा। मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन 3 वेरिएट डेटा होगा तो उसमें फाइंड होगा। ठीक है, सो ये तो फॉर्मूला है जस्ट। ऐसे ही मल्टीपल कोरिलेशन पे आएंगे तो
तो इसमें जो फॉर्मूला है मल्टीपल कोरिलेशन का, ये भी -1 से 1 में होता है कोरिलेशन तो। तो एक्चुअली मल्टीपल कोरिलेशन क्या डिनोट करता है, एक रैंडम वेरिएबल का बाकी दो का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसके साथ क्या रिलेशन है। सो मल्टीपल कोरिलेशन ऑफ एक्स ऑन वाई जेड, या तो मैं ऐसा लिखूं या वाई एंड जेड लिखूं, वही मतलब है। सो वी आर जस्ट फाइंडिंग कोरिलेशन इन एक्स विद द, मान लो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, या उसका कोई लिनियर रिलेशनशिप है उसके साथ हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इसका जो नोटेशन है, सो दिस विल बी डिनोटेड बाय, तो इसका नोटेशन है आर एक्स कॉम एक्स डॉट वाई जेड। तो आपको ध्यान रखना है एक्स डॉट वाई जेड मतलब ये मल्टीपल कोरिलेशन है एक्स का विथ ऑन वाई एंड जेड, ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड कंबाइंड। तो इसका भी सिंपल फॉर्मूला है। सो दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली, सो ये होगा आर एक्स वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम आर एक्स वाई आर एक्स जेड आर वाई जेड अपॉन 1 माइनस आर एक्स वाई स्क्वायर 1 माइनस आर एक्स जेड स्क्वायर। नहीं, ऐसा एक ही है, एक मिनट। तो इसमें आएगा, ये उसमें था ना डबल, सो यहाँ था, है ना, दिस इनटू दिस। तो यहाँ जो फॉर्मूला है ये चेंज है, 1 माइनस जो बाद में है ना 1 माइनस आर ऑफ वाई जेड स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। एंड सिमिलरली वी कैन राइट एक्स डॉट वाई जेड लिख दिया ना हमने, वाई डॉट एक्स जेड या जेड डॉट एक्स वाई, वी कैन राइट सिमिलरली। तो ये तो क्या मेनली फॉर्मूला, कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना। तो मेनली चलो इसको लिखा के ख़त्म करते हैं, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट ऐसे है, तो ये मैंने बस फॉर्मूला लिखा दिया आपको इसका कि ये क्या होता है, बाईवेरिएट डेटा क्या है, डेफिनेशन, स्केटर डायग्राम क्या है, कोवेरियंस क्या होता है, सिंपल पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है। एंड देन एक बचता है लास्ट है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो ये क्या है, सो दिस इज फॉर बाईवेरिएट डेटा। तो ये भी करके फिर थ्योरी खत्म, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, है ना, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है। जैसे हम सिंपल कोरिलेशन फाइंड कर रहे थे वैसे ही मतलब स्पीयरमैन ने एक नया कोरिलेशन डिफाइन किया है। तो इसमें मान लीजिए आपके पास डेटा है, लेट x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन xn कॉमा yn है। तो यहाँ पे क्या होता है, रैंकिंग आपको करनी होती है ना। सो यू हैव टू रैंक x एंड y। हम्म सो रैंकिंग आपको समझ आता है, रैंकिंग यहाँ पे कैसे होगी, जैसे मेरे पास 10 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे रैंकिंग होगी कि स्मॉलेस्ट जो नंबर उसको रैंक 1, फिर उससे 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे रैंकिंग होती है। स्मॉलेस्ट का रैंक 1 होगा, उससे लार्जर रैंक 2, उससे लार्जर रैंक 3 एंड सो ऑन। तो वैसे रैंकिंग करेंगे। तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन एक सॉल्व करके तो क्लियर हो जाएगा। तो दो केसेस है ना, इफ ऑल, है ना, एक्स आईज आर डिस्टिंक्ट एंड ऑल वाई आईज आर डिस्टिंक्ट।
तो उस केस में क्या होगा, तो देन जो इसका फॉर्मूला है, तो इसको शॉर्ट में आर एस लिख देता हूँ, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, है ना। सो आर एस मतलब, आर मतलब रैंक, एस मतलब स्पीयरमैन, सो आर एस स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला है 1 - 6 टाइम समेसन डी आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n n इंटू n स्क्वायर -1। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब ये डी आई क्या है, सो वेयर डी आई है डिफरेंस ऑफ रैंक, सो रैंक ऑफ एक्स आई माइनस रैंक ऑफ वाई आई। अब ये रैंकिंग कैसे होगी, तो x का अलग रैंकिंग होगी, y की रैंकिंग अलग होगी। तो ये लिख बताते हैं ना 100 एग्जाम्पल से। तो ये तो तब हो गया जब आपके पास एक्स आई वाई आई सब डिस्टिंक्ट है। और दूसरा केस है कि जब टाई रैंक होता है ना, तो इसका दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म, अच्छा यहीं पे इसको यहीं लिख देते ना। एंड सेकेंड फॉर्म है, तो रैंकिंग में क्या होता है, मान लो दो नंबर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो रैंकिंग कैसे करेंगे, तो उसको टाई बोलते हैं। टाई हो गया ना, इक्वल हो गया, दोनों का रैंक इक्वल देना पड़ेगा। फिर उसके जो अगर डिस्टिंक्ट होने पे जो रैंक होता, तो उसका एवरेज लेंगे एंड देन दोनों को वो रैंक असाइन करेंगे। तो वो लिखूंगा अभी मैं। सो यहाँ पे आएगा कि इफ, है ना, सम रेपिटेशन, इफ, है ना, एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, ये मतलब रिपीट, या ना, ठीक है, रिपीट मतलब वही है। तो देन इसका जो फॉर्मूला आएगा आर एस का, दैट विल बी 1 - 6 टाइम समेसन डी आई स्क्वायर प्लस समेसन, अब जो भी नंबर होगा, मान लो एम जे इंटू एम जे स्क्वायर -1/12। इसका जो फॉर्मूला है, जो भी समेसन ओवर जे होगा, आई तो यहाँ 1 से n तक ही रहेगा, जे एम यहाँ मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम फॉर मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है वो। सो जो भी मल्टीप्लिसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आपकी चेंज होगी। तो ठीक है, तो आई फ्रॉम 1 to n दिस, और यहाँ से आपके पास अपॉन वही है n इंटू एन स्क्वायर -1। तो ये फॉर्मूला है। तो जहाँ पे वही डी आई तो सेम ही है, डिफरेंस ऑफ रैंक, रैंक ऑफ एक्स आई माइनस रैंक ऑफ वाई आई, एंड जो एम जे है इज मल्टीप्लिसिटी, है ना, जो भी है जेथ ऑब्जर्वेशन। देखिए इसको ट्राई करते हैं। सो थ्योरी तो खत्म हो गया ना। जैसे अभी इसमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा, जो गेट वाला बुक था ना,
देखो तो ये क्वेश्चन है। हम्म, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको भी सॉल्व करते हैं, चलो यही देख लो अभी। और ये रैंक जो भी है ना उसकी वैल्यू जो होगी -1 और 1 में ही होगी, तो इसमें कोई वो नहीं है। जो ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन या कोई भी कोरिलेशन है, वैल्यू -1 से 1 में होगी। सो आर एस की वैल्यू -1 से 1 में होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी कि थ्योरम या वो, सो आर ऑफ एक्स डॉट वाई जेड, तो ये 0 से 1 में होगी, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकते, हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है। सो दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। बाकी ये सब जो है दैट विल बी -1 to 1। सो आर एक्स वाई डॉट जेड, दिस विल बी बिटवीन -1 and 1, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा। सो नाउ एक तो ये क्वेश्चन है और होगा एक यहाँ, है ना। ठीक है, दो था ना, चलो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले इस पे ही देख लेते हैं, देखिए। तो इसको ट्राई कर सकते हैं आप लोग, फिर हम कोरिलेशन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है आपके पास क्या डेटा है, जैसे एक्स वाई, तो एक्स में है 1 2 7, वाई में है 3 4 8, ठीक। अब आपको क्या करना है, सो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर, रैंकिंग का मतलब बताता हूँ। जैसे एक्स की रैंकिंग अलग होगी, तो इसमें आपको रैंकिंग करना है और इसमें आपको रैंकिंग करना है। तो रैंकिंग मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो जैसे इसका रैंक 1, इसका रैंक 2, इसका रैंक 3, इसका रैंक 1, इसका 2, इसका 3, क्योंकि ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, स्मॉलेस्ट रैंक 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जैसे आप अगर ऐसा लिखते कि x1, मान लो पॉइंट ऐसा होता है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये इस तरह के पॉइंट हैं। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं बात करूँ d1, सो d1 है रैंक ऑफ x1 माइनस रैंक ऑफ y1, ये फॉर्मूला था ना। तो x1 y1 दोनों का रैंक 1 है, ये x1 ये y1, x2 y2, x3 y3। तो रैंकिंग x की अलग रैंकिंग होगी, y की अलग रैंकिंग होगी, ठीक है ना। तो वैसा, तो ये तो इक्वल आ जाएगा 1 - 1 0, तो ये सब 0 आ जाएगा। d2 का मतलब है रैंक ऑफ x2 माइनस रैंक ऑफ y2, तो 2 - 2 ये भी 0 आ जाएगा। d3 का मतलब है रैंक ऑफ x3 माइनस रैंक ऑफ y3, तो ये 3 - 3 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। तो वैसे ही आ गया ना फिर तो। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या था, 1 माइनस, और ये ऑल एक्स आई डिस्टिंक्ट है, ऑल वाई आई डिस्टिंक्ट है, तो कोई टाई नहीं है, कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं है ना। ऑल एक्स आईज आर डिस्टिंक्ट, ऑल वाई आईज आर डिस्टिंक्ट। सो मतलब, तो यहाँ से सिंपली ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो n3 है आपका अपॉन, है ना, n3 है ना, जैसे n होता है ना, सो n इंटू एन स्क्वायर -1। हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू 3 है, तो इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ से
है ना, 1 माइनस, तो 1 में से घटा दीजिए, तो आ जाएगा 1 माइनस 6 टाइम समेसन डी आई स्क्वायर 0, यहाँ क्या 3 इंटू 9 माइनस 1 8 होता है ना, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, तो आंसर इज 1। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर है? किसी को डाउट है? देखो, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? कोई डाउट नहीं ना? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो कि while calculating Spearman's rank correlation coefficient based on an observations from a paired data, it is found that xi are distinct, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, xi are distinct for this but x1 बराबर x2 हो गया, तो मतलब x1 x2 इक्वल है, एंड ऑलरेडी समेसन डी आई स्क्वायर आपको दे रखा है, डी आई रैंक ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई है, तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन क्यूब माइनस एन। तो पहले आप स्पीयरमैन रैंक कैलकुलेट करो क्या होगा। तो इसने कहा सारे एक्स आई तो डिस्टिंक्ट है बट एक्स वन एक्स टू इक्वल है, और वाई आई में भी डिस्टिंक्ट होगा, तो बताता हमें, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी जो होगी ना, m की वैल्यू 2 हुई, या मैं समझो m1 कह देता हूँ 2 हुई, एक नंबर जो है रिपीट कर रहा है x1 x2, सो दे आर सेम, हाँ। तो ये मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई, और समेसन डी आई स्क्वायर हमें ऑलरेडी दे रखा है 19.5, है ना, i फ्रॉम 1 टू n, और गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है ना, तो हमें n ही चाहिए, n क्यू माइनस एन चाहिए। सो अगर हम आर एस निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 6 टाइम्स समेसन डी आई स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, वही एन क्यू माइनस दिस, और प्लस जो मल्टीप्लिसिटी वाला था, तो यहाँ मल्टीप्लिसिटी तो बस m की है, तो एक ही होगी ना, समेसन नहीं होगी, तो यहाँ होगी m1 इंटू एम वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ये है आपके पास। सो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6 टाइम समेसन डी आई स्क्वायर मुझे पता है 19.5, यहाँ m1 को 2 रख दो, 2 इंटू 4 माइनस 1 3, 2 3 जा 6 अपॉन 12 1/2, मतलब 0.5 हो जाएगा अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो फाइनली एक लाइन और लिखें, तो ये जो आर एस है ये बन के आ गया 1 माइनस 6 इंटू 20, नहीं 6 इंटू 20 है ना, सही है, 120 अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ये आ जाएगा। सो जो आर एस है दैट इज बिटवीन -1 एंड 1, तो आप ये इनइक्वालिटी यूज करो तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कैन यू सॉल्व दिस? तो ये आ जाएगा 1 माइनस 120 अपॉन एन क्यूब माइनस एन, दिस इज बिटवीन -1 एंड 1। तो इसको जरा सिंप्लीफाई आप करके बता पाओगे कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन क्यूब माइनस एन इन इंटीजर, सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो उसको सॉल्व करके देखते हैं दोनों पार्ट से। तो मुझे लग रहा है इसको जब इसके साथ दो इनइक्वालिटी है ना यहाँ पे, एक इनइक्वालिटी ये है और दूसरा इनइक्वालिटी ये है, देयर आर टू इनइक्वालिटीज। सो उस वाले इनइक्वालिटी से 1 1 कट जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, इधर वाले से ही मिलेगा। सो हम लेफ्ट साइड वाले सॉल्व करते हैं। सो ये जो है -1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 120 अपॉन एन क्यूब माइनस एन, इसको सॉल्व करो, तो ये क्या करो, नेगेटिव वाले को इधर लाओ, सो 120 अपॉन एन क्यूब माइनस एन, इसको इधर लाओ, -1 को उधर ले जाओ, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो 120 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एन क्यूब माइनस एन, तो यहाँ से सिंपली एन क्यूब माइनस एन जो है मैं इस साइड लिख रहा हूँ मोर देन इक्वल टू 60 हो गया, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। तो इससे ये समझ आया कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है
मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो लिखना था, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन क्यूब माइनस एन शुड बी 60। चेक एंड आस्क, इसमें देखो अगर कुछ दिक्कत है तो पूछो। तो ये सब क्वेश्चन ठीक है ना, जस्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो एक आपको विथ मल्टीप्लिसिटी मिल गया, एक ही था इसलिए, वरना होता तो समेसन लगाते, समेसन नहीं लगाया मैंने क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ समेसन था, फॉर्मूले में यहाँ समेसन, तो मुझे पता है कि एक ही नंबर है जो रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं एक पे स्टॉप हो गया। अगर और भी होते तो M1 M2 M3 M4 करते, जो भी होता तो वैसा। अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टाइम है ना हमारे पास, सो अभी है, चलो। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं प्रॉब्लम सीट अभी ऑलरेडी ड्राइव में है, और नहीं तो आप गुप्ता कल में क्लास तो रहा है ना, और लेते हैं इसमें और क्वेश्चंस करते हैं। सो बेटर होगा अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो मैं ही आपको होमवर्क दूंगा कि इसका चैप्टर 2 और चैप्टर 10 आप करके आइए ठीक से, तो एटलीस्ट एक बार बेसिक आपका ठीक हो जाएगा ना। तो चैप्टर 10 आज जो करा है वो चैप्टर 10 है, तो आप चैप्टर 10 कर सकते हैं, और 2 भी कर लीजिए। 2 और 10 ढंग से यू गो थ्रू ईच एग्जाम्पल, गो थ्रू थ्योरीज, गो थ्रू एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस भी करो। तो थ्योरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट, तीनों कंप्लीट करो इस बुक से, चैप्टर 2 और 10 का, है ना। अब फिर उसको कल हम डाउट डिस्कस करते हैं, अब कल मैं अभी क्वेश्चन कॉल कराऊंगा इससे, तो कल प्रॉब्लम क्लास होगी, या तो डाउट पूछो या फिर आप, है ना। तो अभी आपके लिए आज का होमवर्क है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 10 आपको करने हैं गुप्ता गौर वाली बुक से, है ना। तो ये बुक आपके पास होगा या पीडीएफ मिल जाएगा ड्राइव में करोगे, या ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में लिखो, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, या कोई बच्चा भेज देगा, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। सो अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो पीडीएफ मिल जाएगा, देन यू कैन फ़ोन या लैपटॉप में आप देख पाओगे। सो पार्शियल कोऑर्डिनेशन वैसे ही है, ठीक है, तो चलो कल देखते हैं। अभी एक और क्वेश्चन इस पे लिखो। सो ये थर्ड क्वेश्चन, ये स्पीयरमैन वाले क्वेश्चन से लिखा रहा हूँ। सो कैलकुलेट द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फॉर दिस डेटा, तो एक्स और वाई डेटा आपके पास है, जैसे है 10 15 15 20 30, और इधर वाई में है 12 16 16 16 25। तो ये आपको एक डेटा दे दिया। सो व्हाट इज द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, कैन यू टेल, ट्राई कर बताओ। तो इस पे कल और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। हाँ 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 60 आया था, थैंक यू, हाँ ठीक है ना, ओके। सो इसमें निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना, आपको रैंकिंग करना होगा। सो यू हैव टू डू रैंकिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, टाई वाले केस में रैंकिंग अलग तरीके से होती है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट ये है तो रैंक 1 होगा, तो ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तो रैंक 1 है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग दिस हैज़ रैंक 1। अब ये दोनों इक्वल हो गया, तो अगर डिस्टिंक्ट होता तो रैंक 2 और 3 होता, बट इक्वल हो गया तो 2 और 3 का एवरेज ले लो आप, तो 2 + 3/2, तो 2.5 2.5 दोनों का रैंक रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। टाई बोलते हैं, टाई के केस में इट विल हैव इक्वल रैंक, एंड इक्वल रैंक क्या डिफरेंट होता, 2 3 होता, बट वो इक्वल हो गया। सो 2 3 का एवरेज ले लो एंड असाइन इक्वल रैंक टू ईच। अब इसके बाद 1 2 3 आगे 4 और 5, तो ये आपने एक्साइज का रैंकिंग कर दिया, x1 का रैंक 1, x2 का 2.5, x3 का 2.5, x4 का 4, x5 का 5। अब इसमें रैंकिंग करो तो यहाँ रैंकिंग है 1, सबसे छोटा है। अब ये तीनों इक्वल हो गया, तो अगर डिस्टिंक्ट होता था 2 3 4 होता रैंक, तो 2 3 4 का एवरेज ले लो, 2 3 4 ऐड करो अपॉन 3, तो 3 रहेगा। सो 3 3 3, तो 1 2 3 4 4 तक हो गया, 4 नंबर, अब ये होगा 5वां। तो इस तरह से रैंकिंग करनी है आपको, ठीक है। सो ये हो गया रैंक एक्स आई वाई आई का, तो आपको समझ रैंक ऑफ x1 1, रैंक ऑफ y1 1। सो d1 क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रैंक, रैंक x1 माइनस रैंक y1, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। d2 रैंक x2 2.5 माइनस 3, तो कोई भी एक ले लो, -1/2 या -0.5। d3 2.53, ये भी -0.5। d4 x4, तो वहाँ 4 है यहाँ 3 है, 1 आ जाएगा। d5 5 - 5 फिर से 0 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लिसिटी भी है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीप्लिसिटी भी है। कितनी मल्टीप्लिसिटी है, 2 बार है।
सो वन नंबर इज रिपीटिंग दिस, तो m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 3, है ना। मतलब फर्स्ट नंबर हैज मल्टीप्लिसिटी, तो फर्स्ट मल्टीप्लिसिटी 2 है, एंड सेकेंड मल्टीप्लिसिटी यू फाइंड, मतलब मोर देन 1 है तो हम मल्टीप्लिसिटी काउंट कर रहे हैं, एंड वी आर काउंटिंग 3, तो ये मेरे पास आ गया। सो अब ये क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। सो दीज आर द डेटा वी हैव, n की वैल्यू 5 है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से जो आर एस का फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 6 टाइम समेसन डी आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 5, क्या था आगे प्लस, अब यहाँ था समेसन एम जे स्क्वायर माइनस 1/12, एंड जे यहाँ 2 है 1 से 2, और अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब आप क्या इतना मेरे लिए कर सकते हैं कैलकुलेट, बताइए। सो सब कुछ डेटा यहाँ पे है, यू जस्ट पुट इट देयर एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। सो क्विकली बताइए आंसर क्या है। अच्छा, मैं 10 चैप्टर तो देखा नहीं, आई थिंक गुप्ता कपूर में मल्टीप्लिसिटी वाला दिया ही नहीं है ना। सो एक मिनट, आप जो कह रहे हैं वो तो मैंने लिखा है क्योंकि मुझे पता है और बाहर से देखा मैंने। आई थिंक गुप्ता कपूर वाले में स्पीयर मैन लास्ट में डिस्कस किया ना, सबसे लास्ट में, तो मैं गुप्ता कपूर अभी देखा ही नहीं आज पढ़ाते हुए। सो इसमें आई थिंक मल्टीप्लिसिटी डिस्कस किया नहीं है ना, दे हैव नॉट डिस्कस्ड मल्टीप्लिसिटी केस, तो इसलिए गुप्ता कपूर बुक का लेवल बहुत हाई नहीं है ना। मतलब जैसे जैम गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं इससे ऊपर के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जैम में भी। सो दिस बुक इज नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन, बट बेसिक बैकग्राउंड के लिए ओके है। तो इसमें मल्टीप्लिसिटी वाला फॉर्मूला दिया ही नहीं, इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया है, ठीक है। सो दे हैव नॉट डिस्कस्ड मल्टीप्लिसिटी केस इन दिस बुक, मतलब ये बुक है ना, लेकिन आप एंड में है, अच्छा यहाँ पे दे रखा है ना, ओके ओके इट इज़ देयर ना, वहाँ पे देखो आप, ये मुझे दिख रहा है 10.7.3 में है, ये बात करें ना, हाँ यस इट इज़ देयर, बट डिटेल में नहीं लिखा है इन्होंने। ये एक 10.7.3 है ना, रिपीटेड रैंक के नाम से, यू सी रिपीटेड रैंक के नाम से है। हाँ यस यस टाइड रैंक, हाँ टाइड रैंक वाला बात कर रहा हूँ, ये जो टाइड रैंक है ना उसमें मिल जाएगा आपको। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बस यहाँ पे आई थिंक है लिमिट फॉर रैंक कोरिलेशन, वो तो ठीक है, मैं एंड में देख रहा था, एंड में नहीं है, बीच में ही है। तो सेकेंड लास्ट पेज पे मेरे बुक में, मेरा चूंकि 11th एडिशन है तो इसमें 10.7.4 जो टॉपिक है लिमिट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसको ऊपर है, तो उसके ऊपर डिस्कस किया है टाइड वाला। एग्जाम्पल नंबर 10.19, आई थिंक यू गॉट इट ना। ओके ओके हाँ है। सो ठीक है ना, तो आपका होमवर्क है, यू जस्ट गो थ्रू चैप्टर 2 and 10 केयरफुल्ली, ईच लाइन बाय लाइन, ईच एग्जाम्पल, ईच एक्सरसाइज, जहां फंस रहे हो उसको टिक करके नोट करके एक पेज ले लो, उस पर लिख के रख लो कि इस पेज पे ये क्वेश्चन आपको डाउट है। सो कल आप डिस्कस करो तो मैं आपको उसका उसमें हेल्प करूंगा, ठीक है। सो समहाउ यू हैव टू लर्न, चाहे किताब से सीखो, मुझसे सीखो, कहीं से भी सीखो, समहाउ यू हैव टू लर्न, है ना। सो हमने आपको एक बार समझा दिया, अब उसके वजह से जब किताब पढ़ोगे तो अब आपको समझ आएगा, और स्टिल कहीं दिक्कत है सो आई एम हेयर। उसके बाद आपको मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग तब हो पाएगी जब आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, ये है। एनीवे इसका आंसर बताइए। कितना है, 0.8 ना, ओके। सो बाकी लोग चेक कीजिए क्या ये 0.8 आएगा, सिंपल है, मतलब 1 माइनस एंड 6 टाइम समेसन डी आई स्क्वायर, है ना। सो तो ये सबको ऐड कर लो, स्क्वायर है ना, 0 स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1/2 3/2 हो गया, तो ये तो आ जाएगा 3/2। यहाँ रखोगे एक 2, तो 2 रखोगे 4 - 1 3, और 3 × 2 6/, एक बार आएगा 6/12, और 3 रखोगे 9 - 1 8, 8 × 3 24/12, ये आ गया। अपॉन में n आपका 5 था, सो 5 × 24, तो फाइनल जो आंसर है आपका दैट आर एस इज 1 माइनस 6 टाइम, इसको ऐड कर लीजिए, तो 6/12 1/2, तो 3 1.5, और ये 0.5, 2 हो गया यहाँ से, और 2 वहाँ से, 4 4 × 6
24 और यहाँ 5 इंटू 24, 24 कट गया, 1 माइनस 6/5, ये तो नेगेटिव में आ रहा जी, ये तो -1/5 आ गया मेरा, तो चेक करो। तो -1/5 का मतलब है -0.2। सो -1 से 1 में हो सकता है ना। ये आप लोगों का अलग क्यों आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? चेक कीजिए एक बारी। चेक, आप लोग के अलग 0.8 आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? अभी चेक करके बताओ, जिन लोगों ने आंसर बताया चैट में, ये चेक करो, मेरा सही है आपका सही है, मैं चेक करो इसको कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। सर 0.8 ही आएगा। अच्छा आपने ओ अच्छा, ये मैंने मिस कर दिया क्या? तो कैसे, इसमें कहाँ मिस्टेक है बताइए? फॉर्मूला ठीक लिखा है हमने। ये 24 सही होगा ना, पक्का था ये 24। 3/2 मतलब 3/2 कैसे लिखा मैंने, 1.5, एंड ये है 0.5 मतलब 2, और यहाँ से 2। सर DI का स्क्वायर करना रहेगा ना? हाँ, DI का स्क्वायर करके सम करना है, स्क्वायर करके सम करना है। मतलब पहले से मान लो इसका स्क्वायर, ये 1/2 था ना, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 1। ओ अच्छा हाँ ठीक है ना, ये 5 ही तो है, D1 से D5 तक। सो इन सब को स्क्वायर करके सम करना है। बाकी लोग बताओ जी क्विकली। अच्छा, डाउट क्लास का टाइम हो गया है, सो अभी डाउट क्लास वाले थोड़ा वेट करो। हाँ, एक बार चेक करो कहाँ मिस्टेक कैलकुलेशन में। अच्छा एक मिनट, मेरे पास आंसर तो है इसका, मैं चेक करता हूँ, रुको। सर सम ऑफ DI स्क्वायर 1.5 आया है और जो मल्टीप्लिसिटी का आया वो 0.66 आया है। ये है नहीं, यहाँ 2 बार है ना, M1 भी M2 भी, एक बार M1 रखना है फिर प्लस करके M2 रखना है। आप लोगों ने ऐड किया 2 बार, मतलब M1 2 है और M2 3 यस है, सर, 2 बार रखा हुआ है। तो ये क्या 1/2, एक 2.5 नहीं आ रहा ये? सर आपने ना आई थिंक कुछ मिस्टेक करी है। 1 माइनस 6 इंटू वो 48/12 होगा, जब 6 इंटू 48/12। मतलब 6 तो मैंने बाहर ही रखा है, पहले इन तीनों को मैंने ऐड कर लिया। हाँ तो ये 48/12 आना चाहिए इसका पूरे का, तभी ओके आप। ओके ओके, 1 मिनट। सो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 और ये 1/2 दिख रहा है मुझे, सो 2.5 1.5 मतलब ये 4 हो गया ना, 4 इंटू 6 24, तो मैंने 24 लिख दिया। अच्छा अच्छा ओके, गलती मैंने यहाँ कर दिया है, ये 6 मैंने 2 बार लिख दिया है, सो आई हैव टेकन 6 ट्वाइस, ये 6 एक्स्ट्रा था मेरा। सो ये 6 मैंने यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका हूँ ना इसमें, तो ये मैंने दोबारा 6 लिख दिया, तो वो गलती वहाँ हुई है। तो अब आया 1/5, तो 1 माइनस 1/5 कितना आया, 4/5, एंड 4/5 इज 0.80 है ना, 5 ओके फाइन। सो दिस इज करेक्ट आंसर, तो मैंने वहाँ गलती किया था, मैं 6 मल्टीप्लाई कर चुका हूँ वन साइड, अब बाहर फिर से लिख दिया था, दैट वाज ओके। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बाकी डाउट वाले लोग वेट 1 मिनट। सो प्रॉब्लम आपका होमवर्क है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए, जो भी बच्चे हैं, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सो आपका होमवर्क है अभी, ये थ्योरी हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है इस बैच में, ठीक है। तो इसके लिए अभी आप पहली क्लास का अभी का तो होमवर्क ये है कि गुप्ता कपूर वाली जो बुक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसमें चैप्टर नंबर 2 और 10, 2 में आधा है और 10 में आधा है ना। सो 2 और 10 आपको ठीक से देख के आना है, कल मैं खुद वो डिस्कस करूंगा 2 और 10, मतलब जो चीज़ रह गई होंगी, तो कल मैं कभी क्लास लूंगा, फिर आपके जो डाउट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर आप प्रॉब्लम कल भेजेंगे ना? प्रॉब्लम भी भेजेंगे, हाँ प्रॉब्लम कल भेजेंगे। अभी पहले आप आज का होमवर्क है चैप्टर 2 एंड 10 करने का, वो कर लीजिए। वो चैप्टर कल मैं हाँ अभी जी। 10 तो मैं देखा भी नहीं आज, अभी मतलब अभी पढ़ा दिया मैंने अपनी तरफ से, पर एक बार देखते हैं 10 में और क्या है, दैट विल डिस्कस टुमारो। एंड देन उसके बाद फिर प्रॉब्लम सीट कल भेजूंगा कुछ डिस्क्रिप्टिव पे, वो सॉल्व कीजिए, फिर उसका नेक्स्ट क्लास में डाउट होगा, और डाउट खत्म हो गया तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू। हाँ